हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अरिहंत का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें सेट नंबर 4 हल कराने वाला हूं। यानी 2024 का सेट नंबर 4 हल कराएंगे। यदि आपने इससे पहले का सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 के वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां तक जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में इन सभी वीडियो का लिंक आपके पास हम भेज देंगे। तो 2024 सेट नंबर 4 देखिए आप, इसको क्या क्या है, इसमें कैसे हल करते हैं इसको हम। तो 2000 देखो, ये रहा 2024 सेट नंबर 4 और प्रश्न नंबर पहला देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ लासा, यानी 12 और 21, 12 21 का लासा 24 है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, हमारी पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या हमारी है 21। तो इनका लासा कितना 24 है, तो मासा ज्ञात करना। देखिए प्यारे बच्चों, मासा क्या होता है, देखिए सवाल ऐसे लगा दीजिए 12 और 21। तो एक संख्या ऐसी बताओ 12 भी कट जाए और 21 भी कट जाए। एक संख्या ऐसी बताओ कि 12 भी कट जाए और 21 भी कट जाए। तो देखो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, तो इसका मासा आ जाएगा 3। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए इसको हल कैसे करेंगे। अगर ये लिखने के लिए आ जाए तो कैसे करना वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए, प्रश्न नंबर पहला है हमारा। तो एक सूत्र होता है हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ये वाला तो आपने सूत्र देखा ही होगा। ठीक है, अब इसमें मान कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए। हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है। एक संख्या 12 तो एक 21 है। तो 12 गुणा 21 बराबर, इनका लासा कितना है 84 है। और बेटा मासा पता नहीं, तो मासा को लिख लीजिए ऐसे ही। अब यहाँ पर क्या होगा, 12 एकन 12, 12 सत्ते 84, 7 एकन 7 और 7 तिया 21। तो इधर क्या बचा मासा, इधर बचा 3। तो लिख दीजिए मासा बराबर 3। तो ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। ठीक, अगर हल करना है तो आपको हल ऐसे करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक बक्से में 6 नीले, ठीक है, नीली गेंदे कितनी हैं, 6 गेंदे हैं, कंचे हैं, ठीक है। नीले कंचे, नीले कंचे बराबर कितने हैं 6। और इसके पास सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने हैं प्यारे बच्चों, कंचे मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। सफेद कंचे बराबर कितने हैं 4 हैं। और इसके बाद लाल कंचे, लाल कंचे हमारे पास है 8। ठीक है, अब यहाँ पे कुल परिणाम कितना हो गया, हमारा कुल परिणाम लिखना है यहाँ पर हमें। कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा एक कंचा आदर्श निकाला जाता है तो इसे, तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो समझिए भैया, तो यहाँ पे लिखेंगे PE, नीले रंग की प्रायिकता निकालनी है। ठीक, और नीले रंग के कितने कंचे, नीले रंग के कंचे हैं 6। तो हमारा सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा अनुकूल परिणाम। 6 नीले कंचे निकाले जा रहे हैं ना, तो नीले कंचे कितने 6 हैं। तो 6 और बटा 18, तो 6 कंचे 6 तियो 18। तो यहाँ पे जो इसकी प्रायिकता निकलेगी PE बराबर 1/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको लगा लेना विकल्प नंबर सी पे टिक लीजिए, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3 कैसे हल करेंगे उसको भी देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर आ गया 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक और माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है। तो माध्य ज्ञात, यानी माध्य क्या होगा। तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। बेटा ये सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो देखो 3 गुणा, अब इसमें माध्यक कितना है, तो देखो पहले इसमें बहुलक दिया हुआ है 82, बहुलक तो 82 दिया हुआ है।
और इसका माध्यक है 38.1 और 2 गुणा माध्यक तो हमें पता ही नहीं, यही तो ज्ञात करना। चलिए तो 42 को इधर भेजिए तो देखो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 के 4, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 के 4, हाथ से लगी 2, 3 त्रिका 9, 2 11 और दशमलव से पीछे 1 अंक तो माइनस का 42 और बराबर हो जाएगा 2 गुणा माध्य। इस प्रकार अब इसको 42 घटाएंगे तो यहाँ पर जो बचेगा तो देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 0.3 पहले लिख लो, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, इतना बचेगा हमारा, बराबर 2 गुणा माध्य। अब यहाँ पे 2 का भाग लग जाएगा तो माध्य बराबर निकलेगा हमारा, माध्य बराबर 72.3 बटा 2, 2 का लगा दीजिए भाग तो देखो 2 तियां 6, 2 छंग 12 दशमलव 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर निकला 36.15। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी। चलिए हिंदी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 4, तो इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या है। तो देखो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, प्यारे बच्चों जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, देखो बारंबारता वाले कॉलम में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 18 है, तो 18 के सामने क्या है 15 से 20, तो इसका आंसर क्या जाएगा 15 से 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो उसके सामने जो वर्ग अंतराल होता है वही हमारा उत्तर होता है, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 52 है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए मैं आपके ताश के गड्ढे लेके आया हूं जिससे कि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं ताश के पत्तों के बारे में जानकारी नहीं हो रहे, लेकिन मैं आपके ताश के पत्तों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप ताश के पत्ते नहीं देखेंगे तो प्रश्न को कर नहीं पाएंगे आप। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न को पढ़ लें, फिर इसके बाद ताश की गड्ढे आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखो जो हमारी ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा कुल परिणाम। ठीक, अब यहाँ से हम थोड़ा एक नया पेज लगा लें, चलिए समझिए। तो इसको तो लगाते हैं साइड पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम बराबर, पहले प्रश्न लिखने हम, प्रश्न नंबर हमारा आ गया 5, तो कुल परिणाम बराबर 52। जो हमारी ताश की गड्डी होती है उसमें पत्तों की संख्या 52 होती है। ठीक है, अब किसकी प्रायिकता पूछे ये देख लीजिए। तो यहाँ पे पूछा एक तस्वीर वाला पत्ते, यानी एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी तस्वीर वाले पत्ते देखने कितने होते हैं। ठीक है, इसको लगाते हैं साइड पे। अब देख लीजिए ताश की गड्डी, देखो नई गड्डी लेके आया भाई यार हम। ये वीडियो को लाइक कर दिया करो जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम आपके इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप कुछ नहीं करते हो यार, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकालते हो आप हमारे साथ। भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलिए देखिए निकल के आ गया बेटा, देखो ये। अब इसमें देखो 2-3 तो शायद ये चलगुड्डे होते हैं। ठीक, ये इसलिए होते हैं जैसे अगर ताश की पत्ती का कोई पत्ता, वो ताश की गड्डी का कोई पत्ता खो भी जाता है तो इनको बना लिया जाता है। ठीक, अब समझिए मेरी बात को भैया। अब आपको तस्वीर वाले पत्ते जो फोटो होते हैं उनको दिखा रहे हैं। ठीक है, कितने होते हैं वो देख लीजिए आप। देखो एक तो यही हो गया, ये बादशाह होता हमारा। ठीक, ये बादशाह कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है बादशाह, ये रानी कहलाती है। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, थोड़ा मोबाइल ऊंचा कर, देखिए तस्वीर वाला पत्ता एक ही हो गया। देखो ये पत्ते होते हैं। ठीक, हमारा ये इक्का होता है, ये हुक्म का, ये चिन्ह बना ये हुक्म का होता है। ठीक है, हुक्म का होता है ये धैला होता है, ये गुलाम होता है। एक देखो तस्वीर वाला पत्ता ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये तस्वीर वाला पत्ता जिसमें फोटो होता है, ये हुक्म होता है काला काला जो दिल सा बना वो हुक्म का होता है। ये पान का इक्का होता है। ठीक है, और समझिए। अब ये देखो ये पान का गुलाम हो गया, ये पान की रानी हो गई। ठीक, और ये पान का बादशाह हो गया। ये चिड़ी होती, ये चिड़ी का चिन्ह बना होता है। ठीक, चिड़ी के पत्ते होते हैं ये वाले, ये चिड़ी का इक्का बोला जाता है हमारा। और कौन से हैं, हमें तस्वीर देखो एक तस्वीर वाला पत्ता ये निकला, एक ये चिड़ी की रानी है और ये चिड़ी का बादशाह है। ठीक, और ये ईंट होती है हमारा, ये वाला ईंट का इक्का बोला जाता है, लाल रंग का होता है। और समझिए भैया।
तो प्यारे बच्चों ये देखो हमने इस ताश की गड्डी में, तो ये जो हमारी ताश की गड्डी है ना, इसमें 52 पत्ते हैं, ठीक है। अब आप ये मत करना सर गिन के इसका, ठीक, विश्वास कर लो बेटा, ये 52 के पत्ते हैं हमारे गड्डी में। यानी कि जो गेम खेलते हैं लोग, 52 जो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसी के द्वारा खेल खेला जाता है। पूरा दिन लोग इसी में निकाल देते हैं 52 पत्तों में, ठीक है। चलिए तो इनको थोड़ा साइड पे लगाते हैं। ये हमने तस्वीर वाले इन 52 पत्तों में से तस्वीर वाले पत्ते हमने निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब ये कितने हैं वो गिन के आपको हम दिखा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लो तस्वीर वाले पत्ता कितने हैं बेटा, 12 पत्ते, जो अब मैंने आपको गिन के दिखा दिया। अब इसको लगाते हैं साइड पे। तो अब यहाँ पे प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो हमारी जो ताश की गड्डी होती है उसमें पत्तों की संख्या 52 होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कुल परिणाम। अब इसके बाद तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं उनको देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते अभी मैंने गिन के दिखाया था कितने थे, 12 थे। तो प्यारे बच्चों ये हमारा कुल परिणाम है और ये अनुकूल परिणाम है। तो जो सूत्र होता है PE बराबर अनुकूल परिणाम 12 और बटा कुल परिणाम 52, ठीक है, इतना। यानी जो तस्वीर वाले पत्ते हैं कितने, 12 थे, तो 12 बटा 52 कर दीजिए। अब इसको 4 से काटिए, 4 तियो 12 और 4 एकन 4 और 4 तियो 12, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 बटा 13 निकल के आ जाएगा। तो PE बराबर 3 बटा 13 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए भाई एक बार आंसर आपको प्रश्न एक बार फिर दिखा दें। तो देखिए इसका जो आंसर निकला 3 बटा 13 निकल के आ गया है। तो प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। प्रश्न नंबर 6 हमारा, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर। एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर सदैव अपरमेय संख्या होता है, ठीक। तो इसका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। चाहे यहाँ पर योग हो चाहे अंतर हो, चाहे योग हो चाहे अंतर हो, एक परमेय और एक अपरमेय का योग और अंतर हमेशा एक अपरमेय संख्या होता है। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं में से निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परमेय संख्या है, ये बताना है। कौन सी संख्या परमेय संख्या है। तो देखो ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या और ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या होता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक, वो परमेय संख्या कहलाती है। और परमेय संख्याओं पर अनुरूप नहीं लगा होता है, ठीक, जैसे कि यहाँ पे इस विकल्प को हल करके दिखा रहे हैं। तो 7वां है प्रश्न नंबर 7 में का हमारा विकल्प नंबर C सही हो जाएगा। और कैसे होगा C वो आपको बता दूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ √5 और प्लस √7, इसके बाद √5 माइनस √7। अब प्यारे बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस है, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है। तो जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस होगा तो √5 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग, तो इस 2 से ये √ चला जाएगा, इस 2 से और ये √ चला जाएगा, तो हमारा बचेगा 5 माइनस 7 तो आ गया -2, ठीक है। तो देखो इसका √ हट गया, तो ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर C पे आप टिक लगा लीजिए। अब प्रश्न नंबर देखिए अगला, प्रश्न नंबर 8 है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बिंदुओं A, B और B, -A के बीच की दूरी निकालनी है। तो आप लिख दीजिए बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये बीच की दूरी का सूत्र होता, मान लगा दीजिए यहाँ पर √x1 का मान a, x2 का मान x1 का मान a और x2 का मान b का होल वर्ग प्लस y1 का मान b और माइनस y2 का मान a है, तो ये प्लस का a हो जाएगा, ठीक है, और इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये a माइनस बी का होल वर्ग और ये a प्लस बी का होल वर्ग है, तो खोल दीजिए भाई। तो देखो a² प्लस b² और -2ab हो जाएगा। यहाँ पर a² प्लस b², यहाँ पे प्लस का 2ab हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 2ab से 2ab कट जाएगा। अब जो हमारा इसके अंदर बचेगा a² 2a²
बी स्क्वायर प्लस का 2b², तो यही इसका आंसर आ गया। पीछे लिख दीजिए मात्रक, ठीक। और इससे आगे इसको हम हल नहीं कर सकते, तो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। डी पे लगा लीजिए आप टिक। चलिए भाई प्रश्न नंबर 9 देखिए, 9 नंबर कैसे हल करेंगे उसको देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर आ गया बेटा हमारा 9। ये क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद यानी कि 4x² माइनस का 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल कितना, तो बराबर 0 लगा लीजिए। शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे होता है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस, अब b का मान, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान, तो b का मान -4 है तो -4 लगा दीजिए, a का मान 4 है तो 4 लगा दीजिए, ठीक है। b का मान -4 है, a का मान 4 है, तो ये 4 कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। 1 आ गया इसका आंसर। तो आप विकल्प नंबर इस पर टिक लगा लीजिए, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ये तो हमारा शून्यकों का योगफल है। अगर यहीं पे गुणनफल पूछे तो क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। थोड़ा भैया एक्स्ट्रा सीख के चलिए आप। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, ठीक। सूत्र ये लगा देंगे आप। c का मान कितना, 1 है, c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। अगर योगफल पूछे तो सूत्र ये लगा देना है, और गुणनफल पूछे तो ये वाला काम कर देना आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भैया। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 कह रहा रैखिक समीकरण के युग्म, तो यहाँ पे लिखा हुआ x - y = 8, फिर यहाँ पर है ये 3x - 3y = 16। और प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज आपको बता दें, इसका बेसिक बता दें, थोड़ा समझिए। तो नंबर 1 डाल के लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है। तो a1/a2 = b1/b2, ठीक। यहाँ पे नॉट इक्वल होता है, ठीक, यानी बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये रेखाएं होती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कैसी होती हैं, और साथ में संगत, और कोई हल नहीं, यानी अद्वितीय हल, यानी एक हल, या लिख दो अद्वितीय हल, ठीक है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में क्या लिखना है आपको, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और ये कहलाते हैं समपाती रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। जब ये समपाती रेखाएं कहलाती हैं तो यहाँ पर संगत, उसके अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए। इसके बाद नंबर 3 में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। और प्यारे बच्चों ये वाली रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के साथ साथ ये असंगत होता है, ठीक। और यहाँ पे कोई हल नहीं है, चलिए समझिए। अब यहाँ पे आ जाइए प्रश्न की तरफ। तो भैया इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, तब आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, तो इसको लिखेंगे हम 1/3, खाली गुणांक लिखा जाता है। 1/3 बराबर का चिन्ह, फिर ये -1/-3 और बराबर 8/16। तो ये माइनस से माइनस कर जाएगा, तो 8 × 8 और 8 दूनी 16। तो प्यारे बच्चों 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। अरे भैया ये तो दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये लास्ट वाला बराबर नहीं, तो इसको काट दीजिए। तो देखो कौन सा नियम लगा है इसमें, देखो ये वाला लास्ट वाला जो बराबर नहीं है। देखो a1/a2 = b1/b2 और ये नॉट इक्वल c1/c2, तो ये वाला नियम यहाँ पे नंबर 3 ये वाला हो गया फिट। तो अब क्या करें, अब विकल्प किस पे हैं, देखिए कैसे हैं। तो विकल्प कह रहा केवल एक हल, 2 हल, कोई हल नहीं। देखो मैंने क्या लिखा, कोई हल नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कोई हल नहीं है, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, ठीक है। तो भैया प्रश्नों को समझ लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए, बोर्ड की परीक्षा में आएगा जरूर यहाँ से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, उसको देख लीजिए आप।
प्रश्न नंबर आ गया 11 हमारा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस का 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो एक मूल 2 है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, x बराबर 2 लगा देंगे रखने पर। जो एक मूल है ना उसी को x बराबर 2 रखने पर, तो x की जगह 2 लगा दीजिए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 पे घात 2 माइनस के, यहाँ पर भी 2 और माइनस का 8 बराबर 0। अब ये 4 हो जाएगा हमारा, 4 माइनस का 2k और माइनस का 8 बराबर 0। तो ये माइनस का है और ये प्लस का और ये माइनस का है, तो माइनस का 2k माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। और भैया 8 में से 4 घटा दिया तो माइनस का 4 बचा, और माइनस 4 को उधर ले जाओ, तो 2k माइनस का 2k बराबर 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ये माइनस का चिन्ह 2 में लग जाएगा, तो k बराबर माइनस का 2। लगाओ भाई जल्दी से, कहाँ पर है ये, k बराबर -2, तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी समझिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 12, उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, समांतर श्रेणी यानी एपी दे रखी है हमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 7, 4 का 20वां पद होगा, का 20वां पद ये पूछ रहा होगा, ये प्रश्न। तो देखो a बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये a का मान होता है, और d बराबर 4 में से 7 घटा दो तो d बराबर निकलेगा -3। अब यहाँ पे 20वां पद पूछा हमसे, क्या पूछा, 20वां पद। तो 20वां पद लिखा जाता है a 20 बराबर a + 19 d। मान लगा दीजिए, a का मान कितना 10 है, प्लस 19 गुणा और d का मान -3 है, इस प्रकार। तो ये बन जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस और 19 3 57, 19 3 57। अब 57 में से 10 निकालेंगे तो बचेगा -47। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला सही हो जाएगा। लगा दीजिए टिक जल्दी से। तो ये प्रश्न करने के बाद प्रश्न नंबर देखिए 13, उसको कैसे हल करेंगे हम। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। थोड़ा समझिए भाई बेटा, ये एक वृत्त है, हम हाथ से बना ले, लेकिन आप लोगों को अपने प्रकार के द्वारा बनाना है। ये वृत्त का केंद्र है हमारा, जिसे हम O से लिखते हैं। एक बार प्रश्न को फिर पढ़ रहे हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ खींचे। तो इधर आप कहीं Q कर लीजिए, तो यहाँ से ये Q लिख लो, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची जिसका नाम है PQ, तो यहाँ P लिख लीजिए। फिर प्रश्न आगे कह रहा है O केंद्र से जाने वाली रेखा, O केंद्र से जाने वाली रेखा एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देखो OQ बेटा, इसकी माप कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। फिर प्रश्न कह रहा है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तुमने इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब समझिए बेटा, ये क्या वृत्त का केंद्र है और ये क्या स्पर्श बिंदु है। जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण बनता है 90 अंश का। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये वाली भुजा 12 और ये वृत्त की त्रिज्या होती है हमारी, ठीक है, जो हमारी कितनी है, 10 है, कितनी है, हाँ 10 सेंटीमीटर है। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पहले लिख लो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना हमें, OPQ में, तो पाइथागोरस प्रमेय देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है, 12 का वर्ग, और आधार इन दोनों में से कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 का वर्ग और प्लस यहाँ पे ये लंब मान दिया तो PQ का वर्ग। तो ये तो हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 100 और प्लस PQ का वर्ग। इसको उधर भेजिए तो 144 माइनस 100 बराबर PQ का वर्ग। तो यहाँ पे 44 बचेगा, तो PQ का वर्ग बराबर 44। इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा, तो PQ बराबर अंडूर 44 इतना। अब 44 को क्या लिखेंगे, 44 को लिख सकते हैं 4 गुणा 11। अब ये 4 अंडूर से बाहर निकलेगा तो PQ बराबर निकलेगा 2 अंडूर 11। ठीक, ये इसका आंसर आ गया।
तो कौन सा विकल्प सही हो गया हमारा? तो विकल्प नंबर 2√11 है, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 कैसे हल करते हैं उसको हम। अब प्रश्न नंबर आ गया 14, उसको देखिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, थोड़ा समझिए मेरी बात को भाई। यहाँ पे बेटा दो घन है, एक घन हमारा ये है, ठीक है, और एक घन ये है। ये दोनों घन आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, इस प्रकार ये। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है प्रत्येक घन का आयतन, यानी इसका आयतन क्या है? 8 है, इसका भी आयतन 8 है। तो यहाँ पे इसकी भुजा, घन दोनों बराबर है, इसकी भुजा ए है तो इसकी भी भुजा ए है। और घन में 12 भुजाएं होती हैं, घन में 12 भुजाएं होती हैं और 12 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन दिया हुआ है 8। घन का आयतन कितना? 8 है। तो जब घन का आयतन 8 है तो घन का आयतन होता भुजा की, तो ए पे घात 3 बराबर 8, और 8 को लिखेंगे 2 पे घात 3, तो घात 3 से घात 3 कट जाएगी, तो ए बराबर निकलेगा 2 सेंटीमीटर। इतना। अब प्यारे बच्चों प्रश्न ये कह रहा है हम इन दोनों घनों को आपस में मिला दें, इन दोनों घनों को आपस में मिला दें, यानी कि ये भी दूर दूर रखे हुए हैं, इन दोनों को आपस में मिला दें। ठीक, चिपटा दें। तो थोड़ा समझिए, एक बड़ा सा घन बनाएंगे, इस प्रकार इन दोनों घनों को आपस में चिपका दिया गया, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों इसकी भुजा कितनी निकली? ये वाली 2 निकली है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी 2 हो जाएगी और इस वाले की भी 2 हो जाएगी, लेकिन बाकी सब ये 2 2 रहेगा हमारा। ठीक, ये भी 2 रहेगी, खाली लंबाई बढ़ जाएगी, तो लंबाई 2 2 4 हो जाएगी। तो नई लाइन से लिखना हमें एल बराबर 4 सेंटीमीटर, और हमारी जो चौड़ाई है वो भी हमारी 2 सेंटीमीटर रहेगी, और जो इसकी ऊंचाई है एच वो भी 2 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये 2 घन, प्यारे बच्चों 2 घनों को मिलाकर एक घना बनता है, 2 घनों को मिलाकर एक घना बनता है। तो घनाभ का हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH प्लस HL, तो ये सूत्र होता है। मान लगा दीजिए इसमें, तो L का मान 8 है, सॉरी L का मान 4 है, तो 4 गुणा 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 4, मान लगा दिया हमने। ठीक है, हल करिए 2, तो ये बन गया 8, ये बन गया 2 प्लस ये बन गया 8, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 8 10 18, अंदर तो 18 बन गया, फिर 18 दूनी 36, 2 का गुणा भी हो जाएगा, तो 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब हो गया हमारा प्रश्न हल। तो आप इसमें लो हो गया टाटा फिश। तो क्या कह रहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है भाई, कहाँ पे गलती हो गई है अब वो देख लें हम। LB BH और HL मान सही लगाएं, 4 गुणा 2, 2 गुणा 2, उस तरीके, हाँ गलती ये हो गई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इतना हो जाएगा। माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों। अब ये 8 4 12, 8 4 12, 12 8 20, अंदर 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40, और भैया 4 8 4 12 और 12 8 20 और 20 दूनी 40। ठीक, तो इसका 40 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी पे लगा लीजिए टिक। चलिए भाई हिंदी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 15, उसको देख लीजिए आप। 15 क्या कह रहा है? यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर का मान दिया हुआ कितना? आर बराबर है 14 सेंटीमीटर। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा ये पूछा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ 154, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा
बटा 360 बराबर 154। चलिए समझिए। और पाई का मान लगाना 22/7, 22/7 नीचे निकाल दीजिए। आर का मान 14 गुणा 14 और थीटा को मान निकालना है तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए बटा 360 बराबर 154। अब देखिए प्यारे बच्चों 22 एकन 22, 22 सत्ते 154 होता है। 22 एकन 22, 22 सत्ते 154। फिर इसको और हल करेंगे तो 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, फिर 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 यानी 4 थीटा बटा 360 और बराबर इधर बचा हुआ 1। तो 4 एकन 4 और 4 नेम 36 90। तो यहाँ बचा हुआ थीटा बटा 90 बराबर 1/1। तो थीटा बराबर निकला 90 अंश। लगाओ टिक जल्दी से। कहाँ लगाओगे टिक? बी पे लगाएंगे हम तो भाई, ठीक, क्योंकि हमारा 90 निकल के आया तो बी पे टिक लगा दीजिए खटाक से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 16, उसको देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sin 30 cos 30 का मान कितना होगा? चलिए टेबल याद कर लो बेटा, अगर यार टेबल याद नहीं है तो। sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। ये 2 से 2 चला गया, क्या बचा? √3/2। इसका आंसर आ गया। लगाओ टिक, डी पे लगा लो जल्दी से। चलिए अगला देखिए 17 नंबर। तो 17 में लिखा हुआ यदि sin थीटा बराबर 3/4 तो tan का मान ज्ञात करना है। किसका? tan थीटा बराबर क्या होता है ये ज्ञात करना है। तो देखिए भैया sin प्यारे बच्चों तो लंब बटा कर्ण। sin क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? 3, कर्ण हो जाएगा हमारा 4। तो इसमें हमें आधार निकालना है। तो जो हमारे पाइथागोरस में है कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है? 4 का वर्ग, आधार पता नहीं और लंब 3 का वर्ग। तो ये 16 बराबर आधार का वर्ग प्लस 9, 9 को उधर ले आइए। 16 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग, तो यहाँ पे 7 बचेगा। तो आधार का वर्ग बराबर 7, ए बराबर √7 इतना। तो हमसे tan का मान पूछा गया है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान √7 निकला है। तो यहाँ पे √7, सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, लंब का मान प्रश्न में 3 दिया हुआ है। लंब का मान कितना? 3 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 और बटा ए का मान √7 है तो √7। तो 3 बटा √7 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो विकल्प नंबर लगा लीजिए बेटा ए पे टिक, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18, उसको देख लीजिए। वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो यार, और वीडियो कहीं नहीं जाएगा, चाहे एक बार देखो चाहे 2 बार देखो। ठीक है, अपलोड होने के बाद वीडियो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर कैसे करेंगे उसको देखिए। तो 18 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है cosec A प्लस cot A। इसके बाद आगे लिखा हुआ 1 माइनस cos A, ये लिखा हुआ। अब समझिए मेरी बात को। तो यहाँ पे पहले इसे साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो cosec होता है 1 बटा साइन और प्लस cos होता है cos A बटा साइन। ठीक है, ये सूत्र याद होना चाहिए आपको। और 1 माइनस cos A। अब प्यारे बच्चों इसके हर समान है, तो जब इसके हर समान होते तो 1 प्लस cos A ही रहेगा बटा साइन A, इस प्रकार। और 1 माइनस cos A। अब देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस है, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A बटा साइन A, इस प्रकार। अब 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर A और बटा साइन A। अरे भैया 1 माइनस cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर होता तो एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो जो बचा हुआ हमारा साइन ए आ गया आंसर। बता बेटा क्या परेशानी हुई है इसमें? ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई। तो प्रश्न नंबर आ गया हमारा 19, इसको देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 माइनस cot स्क्वायर ए। ठीक, इसका मान ज्ञात करना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा और 1 माइनस ये cot स्क्वायर है ना, तो प्यारे बच्चों cot को लिख दो, ये cot स्क्वायर है, cot को लिख दो 1 बटा tan। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा tan स्क्वायर है। ठीक है, अरे भैया cot को 1 बटा tan लिख सकते हैं ना, हमने हर को चेंज कर रहे हैं अभी। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा, अब इसके नीचे करो तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा
टेन स्क्वायर है -1 और बटा टेन स्क्वायर है। तो माइन बटे की लकीर ये वाली है हमारी, ठीक है। तो ये बेटा पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर और 1 माइनस टेन स्क्वायर और बटा टेन स्क्वायर -1। अब प्यारे बच्चों ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इसके अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो माइनस टेन स्क्वायर, जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर और -1। जो माइनस का होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस का होता है वो माइनस का होता है, हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाते हैं। तो टेन स्क्वायर और -1, तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा, तो जो बचा हुआ हमारा टेन स्क्वायर ए, तो ये वाला हो गया इसका आंसर। चलिए भाई 20 नंबर देखिए, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर आ गया 20। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिए गए चित्र में, यहाँ पे पहले चित्र बना लें। लो बेटा इस प्रकार बना हुआ ये हमारा चित्र। तो यहाँ पे लिखा हुआ P, यहाँ लिखा हुआ Q, यहाँ पे लिखा हुआ R, और यहाँ पे इसको ऐसे काट दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है T, यहाँ पे लिखा हुआ S, और यहाँ पे ये वाली दूरी 1.5 है, ये वाली दूरी है 2.8, और ये वाली दूरी है 3। तो हमें किसकी मान यानी TR का मान, ये वाला मान ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज PQR में, क्या लिखेंगे? PQR में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो क्या लिखना? ST समांतर QP, यानी ये वाली भुजा हमारी इसके समांतर है। तो जब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर होती है तो यहाँ पे लगाते हैं थेल्स पर में। तो यहाँ पे लिख दीजिए थेल्स पर में से। तो थेल्स पर में क्या कहते हैं समझिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ पे लिखेंगे SR या RS बटा SQ। क्या लिखेंगे? RS बटा SQ बराबर पे लिखना RT बटा TP, इनके मान लगा दीजिए। इसका मान 1.5 और इसका मान है 3। इसका RT का तो मान पता नहीं, लेकिन इसका मान है 2.8। चलिए समझिए भाई, यहाँ पर देखो इसका दशमलव उठाएंगे बेटा, इसका दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15/30 बराबर RT बटा 2.8। 15 एकन 15, 15 दूनी 30, फिर ये 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 चौकू 8 इतना। तो इधर बचा हुआ 1/1 और बराबर RT और बटा 1.4। कैसे गुणा करिए? इसका इसमें, इसका इसमें, तो RT बराबर 1.4 सेंटीमीटर निकल के आ गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद खंड बा चालू होगा हमारा। अब हमारा खंड बा और प्रश्न नंबर 21 का सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या ये करने वाले हैं। ठीक, तो उसको लगाते हैं साइड पे। तो आप लिखेंगे माना √2 एक परमेय संख्या है। और जब ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो डेलाक्स लिखना हमें, यानी √2 बराबर P बटा Q, √2 बराबर P बटा Q। आगे लिखना है जहां P तथा Q पूर्णांक है, या लिख सकते हो धनात्मक पूर्णांक, ऐसे भी लिख दो, और Q नॉट इक्वल 0 इस प्रकार। अब यहाँ पे इसके नीचे एक करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो √2Q बराबर P। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √2Q का होल वर्ग और बराबर P का होल वर्ग ऐसे हो जाएगा। तो इसका अंडर उठ जाएगा, तो हो जाएगा 2Q² बराबर P²। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर ए।
अब प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये जो हमारा 2 है ना, ये 2 इसके नीचे जाएगा। जब ये इसके नीचे जाएगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। फिर ये घात हटा के लिखेंगे, पी भी 2 से विभाजित है। तो ये बना देगा समीकरण नंबर 1। अब लास्ट में क्या करना है, इस p की जगह पे 2k लगा दीजिए। तो p बराबर 2k, p बराबर 2k समीकरण ए में रखने पर, देखो समझो भाई, ये 2 लाइनें लिखने के बाद जो हमारा यहाँ पर जो p है ना, तो p बराबर 2k, यहाँ पे जो संख्या होगी, अगर यहाँ पे 3 है तो p बराबर 3 के, अगर यहाँ पे 5 है तो p बराबर 5 के, और कहाँ रखेंगे, समीकरण ए में रखेंगे। तो इसकी जगह पे 2k लगा दीजिए यहाँ पर। तो 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k का होल वर्ग, इस प्रकार। तो हो जाएगा 2q का वर्ग बराबर हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दोनों को पलट के लिखेंगे, 2k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब ये 2 है ना बेटा, ये दो जाएगा q स्क्वायर के नीचे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाजित है। फिर नई लाइन से लिखना q भी 2 से विभाजित है। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो नई लाइन से लिखना समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो थोड़ा और लिखना है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया प्रश्न हमारा कंप्लीट। अब इसको जल्दी से कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए आप। अब यहाँ से चलेगा प्रश्न नंबर हमारा 2, खा खरगोश। ठीक है, इक्कीस का खा 1 + sec a बटा sec a बराबर लाना है हमें sin स्क्वायर a 1 - cos a, ये सिद्ध करना। ठीक है, चलिए समझिए। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर 1 + sec a बटा sec a। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा sec a और प्लस sec a बटा
सेक इस प्रकार, ये इससे कट जाएगा कट। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ, एक बचा हुआ, तो एक को लिख लो आगे एक, और 1 कॉस क्या कहलाता है, कॉस हो जाता है ये, ठीक है। अब यहीं पे क्या करेंगे, इसी 1 प्लस कॉस में 1 माइनस कॉस ए का लगा देंगे भाग, इतने गुणा करेंगे और इतने का ही कर देंगे भाग। मतलब बेटा कोई परेशानी तो नहीं यहाँ पर। और भैया देखो गणित में जो भी काम कर, जितने का गुणा करेंगे तो उतने का ही भाग करेंगे। तो हमने बात तो भैया दोनों कट जाएंगे तो यही तो रहेगा। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और बटा 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर सूत्र बन जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, बटा 1 माइनस कॉस ए। तो ये हो गया पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए LHS और बराबर RHS। अब इसके बाद प्रश्न नंबर गमला देखिए आप। इक्कीस का गा, ठीक, 21 का गा है। प्रश्न कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर का मान लिख रहे हैं, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो थीटा बराबर हो गया हमारा 90 अंश। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लगा दीजिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और जो साइन थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। चलिए हल करिए यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों एक काम करिए, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो। जब यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ये पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 और साइन थीटा इतना बचेगा। और चाहो तो आप आर की जगह 21 सीधा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझिए, आर का मान 21 है तो 21 गुणा 21 और थीटा का मान 22/7 लगाना है, तो इस प्रकार। और थीटा का मान 90 है, यानी पाई का मान 22/7 लगाना और थीटा का मान 90 है। तो यहाँ पे 90 और बटे में हो जाएगा 360 माइनस 1/2 और ये साइन 90 हो जाएगा हमारा। तो 90 एक 90 और 90 चौकू इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको कर दीजिए हल। तो ये 21 गुणा 21, अब ये हो जाएगा 22/7 चौक 28 माइनस 1/2 और साइन 90 का मान 1 होता, तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए। तो 21 गुणा 21, अब ये 2 से काट दीजिए, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 14। तो 11/14 और माइनस 1/2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 ही रहेगा हमारा, इस प्रकार। आप थोड़ा इधर कर दें, समझिए। और भाई इसमें एक लाइन और लगा दें हम। तो ये 21 गुणा 21, अब इसका लासा ले लीजिए, इन दोनों का लासा आएगा 14, तो 14 का भाग 14 में लगाएंगे, एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे 11 रहेगा। माइनस 2 सत्ते 14, 7 बार गया, 7 यहाँ पे लगा देंगे ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या करें, 11 में से 7 को घटाएंगे, तो 11 में तो 7 घटाएंगे 4 बचेगा। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 21 गुणा 21 और गुणा, तो यहाँ पर बचेगा 11 में तो 7 जाएगा 4, तो ये 4 बटा बचा हुआ हमारा 14। 7 से काटिए, 7 3 21 और 7 दूनी 14 और 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 इतना। तो हमारा बचा हुआ 21 और 3 दूनी 6, तो गुणा कराइए, 6 एकन 6, हाथ से तो लगी नहीं, और 6 दूनी 12। तो बेटा इसका आंसर निकल के आ गया 126 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप। 126 सही है। अब इसका घाघड़ी देखिए आप। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है।
तो इसके बाद लिखना बारंबारता। एक, दो, तीन, चार। तो पहले होगी 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 50। ठीक, इस प्रकार ये बारंबारता में लिखना है 3, 8, 9, 10, 3 और ये 2। अब समझिए यहाँ पे बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, देखो कौन सी सबसे बड़ी संख्या 10 है। तो बेटा इसके सामने लिख दिया जाएगा F1, ठीक है, और इससे ऊपर लिख लिया जाएगा F0 और इसके नीचे लिख दिया जाएगा F2, इस प्रकार। अब इसके सामने ये L का मान हो जाएगा, तो L बराबर क्या लिखना है 30, इतना। ठीक है, चलिए समझिए भाई, इसका सूत्र लगा दीजिए। अब मान तो सब हमने छांट लिए हैं। अब इसमें देखो कितने का अंतर है, यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है वर्ग अंतराल में, देखो यानी 5, 5 का अंतर है। तो h का मान हमारा हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख लीजिए h बराबर 5। तो लिखिए बहुलक बराबर सूत्र जो हमारा होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये जो हमने मान निकाले ये वाले मान सब इसी में लगा दीजिए। तो L का मान कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 प्लस F1 का मान 10 F1 का मान 10 और F0 का मान 9 है बटा, फिर यहाँ पे F1 का मान 10 लगाएंगे और 10 दूनी 20 हो जाएगा, माइनस F0 का मान 9 और F2 का मान 3 और यहाँ पे H का मान कितना 5 है, तो 5 लगा दीजिए। तो ये बन जाएगा 30 प्लस, तो ये बेटा बनेगा हमारा 1 बटा ये 20 और ये माइनस का हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 30 प्लस ये 5 एकन 5 और बटा 8 हो जाएगा। 30 प्लस 8 का भाग लगाएंगे तो 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो भाग का ही बिंदु यहाँ पर रखेंगे दशमलव, फिर यहाँ पर हो जाएगा 50, 8 छंग 48, फिर बचेगा 2, तो 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 पन्ना 40, इतना। अब इसे हल करिए, जोड़ दीजिए, तो 30.0625 ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला देखिए, और इसका जो आंसर उसमें किताब में दिया हुआ है, कहीं गलती तो नहीं कर दी यार हमने? और फिलहाल हमने तो कोई गलती नहीं की है। प्यार बच्चों, हमने गलत इसको जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने गलत जोड़ दिया। ठीक है, ये वाला 0 नहीं होगा हमारा। ठीक है, सही आंसर सही है, ये 0 नहीं होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा 30.625 होगा। चलिए नीचे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर है हमारा इसका घड़ी के बाद यहाँ खाली, इसको देखिए आप। क्या कह रहा है ये, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -3 तो नीचे वाला लिख दिया हमने 4, -3 है। ठीक, 4 करिए यहाँ पर, 4, -3 और 8, 5। ये बेटा दो बिंदु है हमारे, 4, -3 और 8, 5 और अनुपात दिया हुआ हमें
3:1। तो ये तो सूत्र आपने देखा होगा, ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये होता m1 और ये होता m2। तो निर्देशांक बराबर जो सूत्र होता है हमारा एक, निर्देशांक बराबर सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है। जब दो बिंदु दिए हो और अनुपात दिया हो तो ये वाला सूत्र लगा दो, और ये सूत्र हमारा कहलाता है अंता विभाजन, ठीक है। मान लगा दीजिए यहाँ पर, m1 का मान 3 है, x2 का मान 8 है, प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान 4 है, और बटा m1 प्लस m2 यानी इन दोनों का जोड़, तो 3 प्लस 1 का m1 का मान 3 और y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान, ये 1 है, ठीक है। हमारा y1 का मान -3 बटा 3 प्लस 1। तो ये तो जाएगा 24, 8 3 24, 4 1 4 बटा 4, ये जाएगा 15 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 और बटा 4। तो ये तो बन जाएगा 28 बटा 4 और ये बन जाएगा 12 बटा 4। काटिए, 4 1 4, 4 7 28, 4 1 4 और 4 3 12। तो जो बेटा इसका आंसर निकला है 7,3 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद 4 चम्मच देखिए, इक्कीस का है 4 चम्मच। प्रश्न कह रहा है x के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 5, -3 और 13, बाई, ये 13 लिखा हुआ, ठीक, 13, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। तुम्हें बाई का मान ज्ञात करना है हमें, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और बीच की दूरी की जगह पे 13 लिख देंगे, कि नहीं 10 लिखेंगे, बीच की दूरी 10 मात्रक प्रश्न में दी हुई है। तो यहाँ पे लेंगे बीच की दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, इस प्रकार। अब बीच की दूरी प्रश्न में 10 दे रखी है, तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए। तो 10 बराबर √, तो x1 का मान 5 है और x2 का मान 13 है, प्लस y1 का मान -3 है और y2 का मान, ये का मान लगा हुआ है, y2 का मान 22 है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब इधर से ये वाला अंडरू हटेगा, जब ये अंडरू हटेगा तो घात 2 लग जाएगी, तो 10 पे घात 2, यहाँ पर अंदर बचेगा, अब अंडरू नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो हट गया है, तो यहाँ पे 10 पे घात 2 हो गई, तो यहाँ पर बचेगा -8 का होल वर्ग प्लस -3 और -22 का होल वर्ग, इस प्रकार। तो ये अंडरू नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये 64 हो जाएगा और 64 को उधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 100 - 64 बराबर -3 -22 का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 36 बराबर -3 -22 का होल वर्ग। अब इधर से घात हटेगी, जब इधर से घात हटेगी तो इधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो जैसे ही वर्गमूल का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लिखना पड़ेगा, -3 -22, इस प्रकार। अब माइनस, इसको प्लस माइनस क्या लिखा जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा 36, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पे लिखना है +-36 को 6 लिखेंगे, +-36 है ना, इसको 6 लिखेंगे, ये संख्या माइनस के दुलाए प्लस का हो जाएगा और बराबर -22। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो -22 बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 6 + 3
और बाई बराबर ये माइनस का चिन्ह इधर पहुंचाएं तो माइनस का 9 हो जाएगा इस प्रकार। अब लिखना माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस बाई बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस बाई बराबर माइनस का 3, 6 में से 3 उड़ा है तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बाई बराबर 3। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए अब यहां से आप। प्रश्न नंबर 22 का पहला, चलिए ध्यान समझिए। प्रश्न नंबर 22 का क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण, यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² - x - 4 बराबर 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जांच कीजिए। चलिए समझिए। तो देखो 4 × 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 आए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस, ठीक है, 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 ऐसे करके बराबर 0। इसके ये गुणनखंड हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x - 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4 बराबर 0। तो लिखना है 3x - 4 और x + 1 बराबर 0। तो 3x - 4 बराबर 0, 4 को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से x + 1 बराबर 0, 1 को उधर भेजेंगे तो x बराबर -1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यही हो गया हमारे शून्य। ये क्या निकल के आगे, ये आगे शून्य निकल के। तो नई लाइन से लिख देना शून्य बराबर 4/3 और -1। ठीक है, अगर शून्य पूछे तो आपको इतना ही करना, और इसकी जांच पूछिए तो जांच करने के लिए इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर 4/3 कर लो और बीटा बराबर कर लो -1, इस प्रकार। अब यहाँ पर लिखेंगे जांच। जब प्रश्न यानी शून्यकों की जांच करते हैं तो प्रश्न को दोबारा लिखते हैं 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसमें a बराबर 3 है, b बराबर -1 है और c बराबर -4 है। तो जो हमारा सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये शून्यकों का योगफल होता है। अब अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1, इस प्रकार माइनस, फिर b का मान -1 और a का मान 3। ठीक है, यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लीजिए, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो 4 - 3/4 बराबर 1/3। अब 4 में से 3 घटा दीजिए, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और दो गलती कर दी हमने यहाँ पर, इसका इसमें इसका इसमें, नीचे का नीचे। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 और बराबर 1/3। तो ये तो हमारा योगफल तो ठीक निकला है। अब चाहिए इसका गुणनफल, तो जिसका गुणनफल होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखो अल्फा का मान ये कितना, देखो अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान -1 है। तो यहाँ पर लिखना 4/3, यहाँ पर -1 बराबर सी का मान, प्रश्न में देखिए सी का मान -4 और ए का मान 3 है। ये लिखा हुआ -4 और ये 3, तो यहाँ पर लगा दीजिए -4/3। अब -1 का गुणा इसमें करेंगे तो -4/3 और बराबर -4/3। बस यही हमारी होगी जांच। ठीक है, योगफल और गुणनफल दोनों बराबर निकल के आएंगे तो ये हमारी जांच बिल्कुल ठीक हो जाती है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा खा खरगोश, इसको देखिए। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 22 का खा। बेटा यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण 0.2x प्लस 0.3y और बराबर है 1.3। अब प्यारे बच्चों एक बात देखिए,
यहाँ पे दशमलव से पीछे एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव से पीछे एक अंक है, और यहाँ पर भी दशमलव से पीछे एक अंक है। जब हमारे दशमलव से पीछे अंक समान होते हैं तो दशमलव हट जाता है। ठीक, इसका दशमलव हटा दीजिए इस प्रकार ही। तो यहाँ पे बचेगा ये 2x + 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर बन गया पहला। और दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा 0.4x - 0.5y और बराबर है माइनस का 0.7। अब यहाँ पर भी दशमलव से पीछे अंक समान है तो इसका भी दशमलव हटा दीजिए। तो यहाँ पे बचेगा 4x - 5y और बराबर -7। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 5 में गुणा, यानी 5 का गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे। या एक काम करिए, इन दोनों को पास पास लिख लो पहले। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 तथा 2 से, इन दोनों को पास पास लिखेंगे। 2x + 3y बराबर 13, 4x - 5y और बराबर -7। तो प्यारे बच्चों, ये समीकरण नंबर 1 लिखा, ये 2 लिखा। तो विलोपन से हल कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 है तो 5 गुणा यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 गुणा लगा दीजिए, कर दीजिए भाई। तो 5 दूनी 10x + 15y और 13 पंजे 65, इसमें 3 गुणा करिए, 12x - 15y और ये हो जाएगा -21। ये दोनों काट दीजिए। तो यहाँ पर बचेगा, ये तो हो जाएगा हमारा 24 को होगा यार 22 होगा। 22x बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 44 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 44। तो 22 × 22, 22 दूनी 44, तो हमारा x बराबर 2 निकला। और ये वाला मान चाहो तो समीकरण नंबर 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगा दीजिए। 1 में रखने पर तो x का मान कितना निकला, 2 निकला। तो ये वाला 2 कहाँ लगाना, हमें यहाँ पे लगाना। तो 2 × 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 × 2 और + 3y बराबर 13। तो ये 4 + 3y बराबर 13। 4 को उधर भेजिए तो 3y बराबर हो जाएगा 13 - 4। तो 3y बराबर ये हो जाएगा 9 और 3 × 1 3, 3 × 3 9, तो y बराबर 3। तो ये आ गया बेटा हमारा प्रश्न का आंसर। ठीक है, यानी कि x बराबर 2 निकला है और y बराबर 3 निकल के आ गया। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से आप, और चाहो तो इसको नई लाइन से भी लिख सकते हो, ऐसे करके x बराबर 2 लिख दो और y बराबर 3 लिख दो। ठीक, हमारा ये भी आंसर है। ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं आप एक साथ। अब इसके बाद है हमारा गा गमला, उसको देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये सिद्ध करना हमें। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और आपको भैया वृत्तीय प्रकाल से, यानी प्रकाल पटरी पेंसिल का ही इसमें यूज करना। कोई बच्चा हाथ से नहीं खींचेगा, नहीं तो को सर ने खींच दिया तो हम भी खींच दें तो गलत बात है। ये हमने एक वृत्त बना लिया और ये वृत्त का केंद्र हो गया। और वृत्त के बाहर एक बिंदु कोई सा ले लीजिए P। अब इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो इसको यहाँ से मिलाएंगे इस प्रकार। फिर एक इधर से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है ऐसे करके। ठीक है, ये बेटा हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गई हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये हमारा स्पर्श बिंदु है और एक हमारा ये स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पे लिख लीजिए A और यहाँ पे लिख लीजिए B। तो इसमें लिखेंगे दिया है हमें दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, यानी AP और BP ये क्या वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों वृत्त की रेखाएं बराबर है हमारी। ठीक, तो नई लाइन से लिखना है हमें,
AP बराबर BP, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में लिखेंगे हम उपपत्ति में सबसे पहले लिखेंगे, रचना डाल के लिखेंगे हम। रचना में क्या लिखेंगे, देखो ये जो हमारा O होता ना, ये वृत्त का केंद्र O है, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे और O से B को मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे, इस प्रकार। तो रचना में लिखेंगे हम OA, OB तथा OP को मिलाया, इस प्रकार, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखो, जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तो ये कोण बनता है 90 अंश का, ये वाला कोण 90 अंश का होता है हमारा। तो यहाँ पे लिख लेना हमें OA लंब AB तथा OB लंब BP, ठीक है। यानी ये हमारा लंब बन जाता है और लंब किस पर, AB पर है। चलिए समझिए, अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें त्रिभुज एक ही बड़ा त्रिभुज लेना है और एक ही त्रिभुज लेना है, ठीक है। दोनों त्रिभुज सर्वांसम दिखाने में, तो यहाँ पे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। अब प्यारे बच्चों ये देखो, ये वाली भुजा कैसी है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो लिखना है OA बराबर OA, वो आगे लिख देना वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या समान होती हैं। अब इसके बाद ये कोण 90 अंश है, तो ये भी कोण 90 अंश है, तो यहाँ पर लिख देना है कोण OAP और बराबर कोण OBP और बराबर 90 अंश। और ये वाली रेखा हमारी उभयनिष्ठ है, ये वाली रेखा उभयनिष्ठ है, तो नीला से लिखिए आप OP बराबर OP और आगे लिख देना है उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांसम हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांसम त्रिभुज OBP किसके आधार पे बेटा, ये सर्वांसम किसके आधार पे, दो भुजाएं और एक कोण, तो यहाँ पे लिखेंगे SAS के आधार पर त्रिभुज सर्वांसम हो गए। तो जब प्यारे बच्चों ये हमारे त्रिभुज सर्वांसम है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हैं, तो संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक। सर्वांसम का अर्थ तो बिल्कुल एक जैसा, एक जैसी आकृति सर्वांसम कहलाती है हमारी। तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखने अतः AP बराबर BP, ठीक है। और आगे लिख देना CP CT, ठीक, CP CT लिख देना आपको। देखो CP CT का क्या अर्थ होता है, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो उसके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा प्रश्न हमारा हल। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा घा घड़ी, उसको देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा, तो पहले तो बना लेना मैं एक त्रिभुज, और इसका नाम लिख लीजिए AB और ये C। फिर कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, यानी BC पर एक बिंदु D है, तो मान लिया मैंने ये बिंदु D यहाँ पर है, तो कोण ADC ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए D ADC बराबर कोण BAC, यानी ये वाला कोण और ये कोण इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में तो कोण BAC और बराबर कोण ADC सिद्ध करना है। सिद्ध करना है CA का वर्ग बराबर CB इंटू CD, ठीक, ये सिद्ध करना हमें। चलिए समझिए मेरी बात को। अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में लिखेंगे हम
प्यारे बच्चों में पहले एक बड़ा त्रिभुज लेना है ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, फिर ये छोटा वाला त्रिभुज लेना त्रिभुज ए डी सी में। अब मेरी बात को जरा ध्यान समझिएगा आप लोग, देखो यहाँ पे ये कोण, पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया, फिर ये छोटा वाला त्रिभुज लिया, तो आप ये देखिए, अच्छा ये वो समरूप दिखाने हैं, तो देखो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। अरे भैया मैंने ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया, फिर छोटा वाला त्रिभुज लिया, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए सी और बराबर कोण ए डी सी, और आगे लिखिए दिया है, ये तो हमें भाई दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये कोण, ये वाला कोण कैसा ओवरनिष्ठ है, ये कोण ओवरनिष्ठ, देखो ये बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है और छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है, तो ये कोण ओवरनिष्ठ हो जाएगा। तो लिखना कोण सी बराबर कोण सी, आगे लिख देना ओवरनिष्ठ। क्या लिखना, ओवरनिष्ठ लिखना, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है, ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी। अगर दो कोण बराबर दिखा दे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ठीक है, ए के आधार पर। और जब प्यारे बच्चों ये हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो देखिए इस कोण के सामने वाली भुजा, देखो ये कोण है ना, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो ये इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी, वो बी सी है, तो पहले लिख लीजिए बी सी। अब इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, इस कोण के सामने वाली भुजा ए सी, तो आप ए सी लिख लीजिए इस प्रकार। अब ये हमारी बड़े त्रिभुज का, ये बड़ा त्रिभुज है ना, ये वाला, ये बड़ा त्रिभुज, इसकी ये वाली भुजा ले लो, ठीक है, ए सी, और इसके संगत ये वाली भुजा हो जाएगी डी सी, ठीक, ये वाली। फिर छोटे त्रिभुज की भुजा लेंगे डी सी, तो कैसे गुणा करिए, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा ए सी का वर्ग, और बराबर इसका गुणा करेंगे तो बी सी क्रॉस डी सी। इस प्रकार ये हमारा हो गया हल, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा यहाँ खाली, इसमें क्या करना है, यहाँ खाली में माध्यक ज्ञात करना है हमें। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लीजिए आप। तो अब आ गया 22 का यहाँ खाली, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, फिर लिखा हुआ बारंबारता, तो यहाँ पर है 15 से 20, ये लकीर निकलना है पहले हम, पंद्रह से 20, 20 से 25, 25 से 30, गलत कर दिया क्या यार मैं, 25 से है 30 और 30 से 35, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, ठीक, इस प्रकार। अब जो हमारा बारंबारता वाला कॉलम है, यहाँ पर लिखेंगे 14, 56, 60, 86, 74, 62 और ये 48। फिर हमारा अगला कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। चलिए समझिए, तो यहाँ पे 14, तो पहले 14 लिख लीजिए, फिर बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो सही जोड़ना, गलती ना हो पाए यार, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 70, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130, फिर 130 में 86 जोड़ेंगे, 130 में जोड़ेंगे 86, तो ये तो बन जाएगा 6 और 13 और 8 21, ठीक है। अब 216 में जोड़ेंगे 74, जब 216 में 74 जोड़ेंगे
तो ये 4 इसको दे दो पहले, कितने हो गए 20 और 70 90 290 हो जाएगा ये। आगे समझिए। अब इन दोनों को जोड़िए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले 2 लिख लो, 29 और 6 29 और 6 25 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 300। तो प्यारे बच्चों ये जो 300 निकला ना, ये n का मान होता, तो n बराबर लिखेंगे 300, फिर नई लाइन से n/2 बराबर 300/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यानी n बराबर 300 निकला, इसके दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 तो ये हो जाएगा 150। तो बेटा n/2 का मान 150 निकला हुआ। अब यहाँ से समझिए ध्यान से आप लोग क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखना 150 किसके बीच में आता है, ये 150 है, ये किसके बीच में आता, तो बेटा 150 आता इसके बीच में, 216 के बीच में। तो इसके सामने ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा हमारा l, यानी l बराबर 30 इस प्रकार। अब इससे ऊपर वाला हो जाएगा cf। तो मान निकल के आ गए हमारे सब। और यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है। तो यहाँ पे h बराबर लिख लीजिए 5। अब हम लगाते हैं सूत्र, ठीक है। चलिए समझिए भाई। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है, पहले 1-2 लाइन यहीं पे लिख दें, माध्यक बराबर जो सूत्र होता है हमारा l + n/2 - cf/f × h, ये होता है सूत्र हमारा। अब इसमें मान लगा दीजिए। तो जब इसमें मान लगाएंगे, l का मान कितना है, l का मान 30 है, तो यहाँ पे 30 और प्लस n/2 का मान 150 है, तो 150 माइनस cf का मान 130 है। यहाँ पे देखिए ऊपर ये 130 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लगा देना 130 बटा, और f का मान कितना 86, तो यहाँ पे 86 लिख दीजिए और गुणा 5। ठीक, चलिए समझिए ध्यान से। तो ये तो बन जाएगा 30 और प्लस यहाँ पर बचेगा 20, कितना बचेगा 20 ही बचेगा हमारा, 20 बचेगा। तो 20 और गुणा 5 ये वाला, ठीक, और बटा 86, 20 ही बचे, गुणा करा दीजिए इसका। तो ये हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा 20 × 5 = 100 और बटा 86। अब इसका इसमें लगाना है भाग हमें, चलिए भाग भी लगा के दिखा दें आपको। तो बेटा ये एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 86, तो यहाँ पे बचेगा 14, फिर यहाँ पर लिखेंगे 16, यहाँ बढ़ा देंगे 0, तो ये जाएगा, फिर एक ही बार जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 86, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, और 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर। तो अब ये चला जाएगा 8 × 48, 8 × 7 = 56, 8 × 48 8वां चला जाएगा हमारा इस प्रकार, ठीक है। तो जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30 + 1.18, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 31.18। तो प्यार बच्चों ये इसका आंसर आ गया, और इसका आंसर जो अनसोल्ड में दिया हुआ है वो ठीक नहीं है हमारा, ठीक है। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा 31.18। और फिर भी अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो एक बार प्रश्न को देख लीजिए, कहीं पे हमने जोड़ने में गलती कर दी होगी, ठीक, एक बार दोबारा देख लीजिए, सवाल ऐसे ही लगेगा हमारा, कहीं पे देख लीजिए शायद जोड़ने में कहीं गलती कर दी हो हमने। 14 56 60 86 74 62 48 संख्या भी सही लिखी, संचयी बारंबारता भी सही निकाली होगी। एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, ठीक, कहीं और गलती होगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक, लेकिन सवाल हमारा इसी प्रकार लगेगा, इसका कोई दूसरा तरीका भी नहीं लगाने का है। चलिए वजन से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा 4 चम्मच, उसको देख लीजिए अब आप। तो प्रश्न नंबर है 22 का 4। तो प्रश्न कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जो प्यारे बच्चों एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो हमारे जो कुल परिणाम होते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए कुल परिणाम। कुल परिणाम कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे कुल परिणाम होते हैं। तो प्रश्न कह रहा है एक अभाज्य संख्या, तो इसका पहला है एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी वो लिख लीजिए।
देखो यहाँ पर है 2 और 3 और ये 5। फिर नंबर 2 कह रहा है, नंबर 2 पर इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। तो इसकी जो प्रायिकता निकालेंगे PE बराबर, तो प्यारे बच्चों प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ये अनुकूल परिणाम कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखिए, और कुल परिणाम ये कितना 6 है, तो 6 लिख दीजिए। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, जो हमारी प्रायिकता निकलेगी PE बराबर 1/2। तो प्रश्न नंबर पहला हो गया कंप्लीट। अब दूसरा क्या कर रहा है, 2 और 6 के बीच, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, कोई संख्या, चलिए समझिए। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 4 और ये 5, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो लिखेंगे PE बराबर, तो बेटा ये हमारा अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल परिणाम में क्या संख्या है, 3 है। तो ये होता कुल परिणाम, तो इसमें कितनी है, 6 है। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो इसकी भी प्रायिकता निकलेगी हमारी 1/2। तो यही दोनों हो गए प्रश्न हल, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे भाई। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या करते हैं वो देख लीजिए अब आप। तो प्रश्न नंबर 23 क्या है, इसमें देखिएगा जरा ध्यान से। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल, प्यारे बच्चों, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम 8 पदों का योगफल, यानी कि योगफल को लिखा जाता SN से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे S8, ठीक है, यानी 8 पदों का योगफल कितना हमारा 64 है। चलिए आगे समझिए। और प्रथम 17 पदों का योगफल, यानी प्रथम 17 पदों का योगफल, प्रथम 8 पदों का योगफल इतना, और प्रथम 17 पदों का योगफल, यानी यहाँ पर लिखना S17, क्या लिखना, S17 बराबर है 289। तो प्रश्न कह रहा श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए। देखो इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको सूत्र बता दें। तो प्यारे बच्चों जो हमारा सूत्र होता है SN बराबर N/2 2A + N-1 × D, ये सूत्र होता है। तो N की जगह पे हमें 8 लगाना है। क्या करना है, N की जगह पे 8 लगाना है, यहाँ पे 8 लगाना और यहाँ पर भी 8 लगाना है। तो समझिए, चलिए तो सूत्र लगाएंगे। तो N है तो N की जगह पे 8 लगाइए। तो 8/2, फिर 2A प्लस यहाँ पे N होता तो N की जगह पे 8 - 1 और × D, इस प्रकार ये 64। तो ये 2 एकन 2, 2 चौकू 8, फिर 2 एकन 2 और 2 एकन 2, यहाँ पे 2 बचा और 2 छंग 24, इतना हो जाएगा हमारा। तो ये बचा हुआ 2A और प्लस यहाँ पर बन जाएगा 7D बराबर 16, और ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाइए। तो N की जगह पे 17 लगाना, ये सूत्र रहेगा हमारा। तो 17/2, फिर यहाँ पे रहेगा हमारा 2A प्लस, फिर यहाँ पे 17 लगाना, 17 - 1, तो 17 - 1 × D बराबर 289। तो प्यारे बच्चों 17 एकन 17 और 17 17 289 होता है। तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे बचा हुआ 2A और प्लस ये हो जाएगा हमारा 16D, इस प्रकार बराबर 17। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, तो 1/2, जब 2 कॉमन लेंगे तो A + 8 बचेगा बराबर 17। ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर A + 8D बराबर 17, ये समीकरण नंबर बन गया हमारा दूसरा। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे। अब हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हो 2A + 7D बराबर 16, फिर चलो भाई A + 8D बराबर 17। तो प्यारे बच्चों A को बराबर कर लीजिए। ये समीकरण नंबर पहला और ये समीकरण नंबर दूसरा। तो यहाँ पे देखो 1 है तो 1 का गुणा यहाँ कर दो, यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा यहाँ कर दो। जब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2A + 7D इक्वल हो जाएगा 16। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2A + 16D और बराबर 17 दूनी 34।
चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस और ये माइनस, तो प्यारे बच्चों ये दोनों हो जाएंगे कट। और जब ये दोनों कट हो जाएंगे तो यहाँ पर जब इसे घटाएंगे तो 9D बचेगा हमारा। कितना बचेगा? 16 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 9D, और बराबर इधर से घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर रह गया 2 और 2 में से 1 गया 1, ये भी माइनस का बचेगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा। चलिए थोड़ा यहाँ पे इसको बढ़ा दें, थोड़ा ही रह गया। तो आप लिख लो 9D बराबर 18, 9D बराबर 18, तो 9 1 9 और 9 2 18, तो D बराबर 2। अब हमें क्या करना है? D का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, चाहे 2 में लगा दीजिए। यहाँ पे 2 में लगा दीजिए, थोड़ा सरल लग रहा है, तो आगे लिख दो 2 में रखने पर, तो D का मान यहाँ पे लगा देंगे, तो ये जाएगा हमारा A + 8 गुणा 2 बराबर 17, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, तो A + 16 बराबर 17, तो A बराबर 17 माइनस 16, तो A बराबर निकलेगा 1। तो यही प्यारे बच्चों दोनों आंसर आ गए। D का यानी A का मान 1 है और D का मान 2 है। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका अथवा कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो इसका अथवा देखिए अब आप, चलिए समझिए भाई इसको कैसे करना है हमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसकी यात्रा में 1 घंटा यानी कि 1/2 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो हमारी रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो प्यारे बच्चों दूरी है हमारी, दूरी हमारी है 180 किलोमीटर। ठीक है, तो समय बराबर, तो जो समय बराबर सूत्र होता है हमारा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता समय का। तो यहाँ पे T1 लिखेंगे, और दूरी कितनी हमारी 180 है और चाल कितनी x है। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर पहला हमारा। अब प्रश्न ये कह रहा है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए यानी अधिक कर दी जाए, तो नई चाल तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए। पहले चाल x थी, अब इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई है। तो दूसरा समय यानी कि T2 बराबर दूरी हमारी यही रहेगी, अब x + 5, ये समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों एक बात समझिए, जब आपकी चाल बढ़ जाएगी, मान लो आप किसी स्थान पे जा रहे हो, अगर आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल की चाल कम है तो उसको समय ज़्यादा लगेगा, और वहीं पे अगर चाल बढ़ा दें तो समय कम लगेगा। अब आपको ये समझना है किसको समय अधिक लग रहा है, किसको समय ज़्यादा लग रहा है, यानी किसको समय कम लग रहा है और किसको समय अधिक लग रहा है। देखो, इसकी चाल बढ़ा दी गई, जब इसकी चाल बढ़ गई है तो इसको समय कम लगेगा और इसको समय अधिक लगेगा, तो इसमें से इसे घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 माइनस T2 बराबर, और 1 घंटा क्या कह रहा है 1/2 घंटा कम लगता है। देखो, जैसे ही इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होगी तो आधा घंटा कम समय लगता है। तो T1 का मान लगा दीजिए, तो यहाँ पे है 180/x और माइनस T2 का मान है 180/x + 5 और बराबर 1/2। इसको हल करिए, ऊपर से 180 कामा ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 1/x माइनस 1/x + 5 इस प्रकार, और बराबर 1/2। तो ये हो जाएगा 180, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये बनेगा जाके हमारा x + 5 माइनस x बटा, जब इसका इसमें करेंगे तो x² + का 5x इस प्रकार, और बराबर 1/2। तो प्यारे बच्चों x से x कट जाएगा। अब इसका गुणा करा दीजिए, तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, तो ये बन जाएगा 900। ठीक है, और बटा x² + का 5x बराबर 1/2। अब यहाँ पे कैसे गुणा करिए, इसका इसमें, इसका इसमें, तो x² + का 5x
और बराबर 9 दूनी 1800 हो जाएगा हमारा। 1800 को अंदर ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 और बराबर 0। अब 1800 के ऐसे गुणनखंड करिए, इस 1800 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 5 मिले। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 गुणा 40। ठीक है, 45 चौको 900 होता है। गलत कर दिया क्या हमने, देख लें गुणा करके। एक तो 0 पहले, 4 चौक 16 की 6 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18। हाँ ठीक सही है। 45 गुणा 40 और 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x और माइनस का 1800 और बराबर 0। तो यहाँ से x का मान लेंगे तो x प्लस 45, अब यहाँ से माइनस का 40 का मान लेंगे तो x प्लस 45 बन जाएगा बराबर 0। ठीक, और थोड़ा इधर आ जाइए तो यहाँ पर हमें लिखना है x प्लस 45, इसके बाद x माइनस 40 बराबर 0। तो x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 45। तो प्यारे बच्चों ये वाला उत्तर अमान्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये लिखेंगे x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। तो यही इसका आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो हमारी कौन सा वाहन है ये, हाँ जो रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रश्न का हो गया आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर चलेगा 24 यहाँ से। 24 देखिए, अब आप वीडियो को बाइक करके देख लीजिए आप। ठीक है, वीडियो कहीं नहीं जाएगा, एक बार देखो चाहे 2 बार देखो। प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 कह रहा, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, ये बताना है। चलिए भैया हो जाइए तैयार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक हमारा एक गोलाकार कांच का बर्तन है। तो पहले एक गोलाकार बर्तन बनाना इस प्रकार ये, और इसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है इस प्रकार ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें मिलती हैं। ये हमारा एक वो ये गोला है, ठीक है, जिसमें पानी भरना है, कुछ भी भरना, पानी भरना और कोई भी तरल पदार्थ हो। तो ये हमारा बेलन है। ठीक, ये बेलन है और ये हमारा गोला है। तो यहाँ पे देखेंगे बेलन की त्रिज्या दे रखी है प्रश्न में, यानी कि जिसकी लंबाई, ये भाई लंबाई 7 सेंटीमीटर हमारी, कितनी यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 7 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या जो है हमारी, बेलन का व्यास कितना है, बेलन का व्यास यानी जो इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो व्यास को 2r लिखा जाएगा, इसकी त्रिज्या 2r छोटी r मान ली। ठीक है, तो इससे 2 एकन 2 2 एकन 2, तो इसकी जो त्रिज्या वो 1 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब इसके बाद प्रश्न आगे कह रहा है गोलाकार यानी गोला का व्यास। ठीक, गोले का व्यास ले लीजिए यहाँ पर, गोले का व्यास बराबर दे रखा है, कहाँ है, 8.4। तो व्यास को यहाँ पे 2r बड़ी r लिखना है इसकी। ठीक है, तो 8.4। अब इसको 2 से काटिए, 2 एकन 2 2 चौको 8, 0.2 दूनी 4। तो r बराबर निकलेगा, इसका 10 उठा देंगे तो 42/10। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 21। तो बड़ी r बराबर निकलेगा 21/5। इतना बेटा ये हमारी बेलन की त्रिज्या है और ये हमारी गोले की त्रिज्या। तो इसमें कितना पानी आएगा ये बताना। तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो इस ठोस में क्या क्या, गोला है और बेलन है। तो गोले का आयतन होता 4/3 पाई r³ और बेलन का आयतन होता पाई r² h। तो पहले बच्चों इसको हल करिए। तो 4/3, पाई का मान 22/7 लगाना है, 22/7, और r का मान देखो ये बड़ी त्रिज्या है ना, r का मान कितना है, ये भाई गोले का आयतन है तो r का मान ये लगेगा।
तो 21/5 और गुणा 21/5 और गुणा 21/5 और प्लस यहाँ पर भी 22/7 लगा दीजिए। यहाँ पे आर का मान कितना 1 है, देख सकते हो आर का मान 1। तो यहाँ पे 1 गुणा 1 और गुणा एच का मान 7 और 7 लगा दीजिए। अब इसको हल करिए तो बेटा ये देखो 7 तियां 21, ये 7 तियां 21 बन जाएगा। तो 21 से 21 हटा दो ये इस प्रकार। अब यहाँ पे ये तो बनेगा 88, ये बनेगा 88 और गुणा 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 बन जाएगा 441 और बटा 55 25 25 पंजे 125 इतना। और प्लस इसको करिए 7 से 7 कट जाएगा तो ये बचेगा 22 हमारा इतना। अब यहाँ पे इसका गुणा कर दें और गुणा करने के बाद भाग लगा दें तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए भाई समझिए इसको। तो इसका गुणा कर दें हम यहाँ पर जिससे कि आपको समझ में आ जाए यार। 88 का गुणा करना है 441 में, तो 1 का करेंगे तो यही आएगा 88 आएगा। 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35 पर 2 5 3, तो ये 8 0 7 और 1 7 और 1 8, ये 8 और ये 3। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो बेटा गुणा निकल के आएगा 38 08, ठीक है 38 80 8 और बटा 125 और प्लस का 22। अब इसमें भाग लगाएंगे इसका। चलिए भाग भी लगा के दिखा दें हम आपको। तो इसका भाग लगाएंगे 125 में, 125 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25 12 3 36, 3 बार चला जाना चाहिए, 3 बार चला जाएगा हो जाएगा काम। तो 3 पंजे 15 हाथ से लेकर 3 पंजे 15 हाथ से लेकर 36 और 37 घटाइए तो यहाँ पर कितना बचेगा ये हमारा 3, यहाँ पर बचेगा 1 और इसका ले लेंगे उतारा तो ये एक बार चला जाएगा हमारा। तो 125 तो ये 5 बचेगा। बस 8 का उतारा लेंगे तो अब तो जाएगा नहीं, तो भाग खाई बिंदी पर यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ा देंगे 0। तो अब ये चला जाएगा हमारा 4 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 हमारा, कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पे बचेगा 80, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो ये चला जाएगा हमारा अब 12 5 छंग 72, 6 बार चला जाएगा 6 छंग, हाँ 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए। 56 30 हासिल 3 5 छंग 72 3 75, तो यहाँ पर बचेगा ये 5, ठीक है। फिर 0 बढ़ा लो, अब ये चला जाएगा 4 बार। तो प्यारे बच्चों जब इसका ऐसा भाग लगाया हमने तो ये गया हुआ है 310.064 इतनी बार और प्लस का 22। लो यहाँ पे 4 लिखना था, 4 बार गया है ये इतना, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए। अब ये 22 से आगे जोड़ेगा तो जब 310 में 22 जोड़ेंगे, 310 में 22 जोड़ेंगे तो हमारा 332 हो जाएगा। 332.464 यहाँ पे लिख देना है घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों और एक बात छोटी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के ऊपर इसका लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25 यानी 24 का अथवा उसको भी देख लीजिए। 24 का अथवा कैसे करना है, तो प्रश्न नंबर है 24 का अथवा। चलिए समझिए इसको। एक गोला वो एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। चलिए समझिए। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी एक शंकु है। एक बार प्रश्न को देखिए। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो एक तो सबसे पहले बनाना अर्धगोला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बना दिया हमने अर्धगोला और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है इस प्रकार ये। तो इसकी संपूर्ण ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बेटा इसकी ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है।
तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए समझिए, देखो ये हमारी शंकु की ऊंचाई है, ठीक, ये शंकु की ऊंचाई है हमारी, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम शंकु तथा अर्धगोले, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। गोले की शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। अब ध्यान समझिएगा, जो इसकी त्रिज्या वो कितनी है, यानी इसकी त्रिज्या यानी कि r बराबर 3.5। प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी जो हमारी है वो 3.5 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 है। तो निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 12, कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार अब हमें इसकी निकालनी l, इसकी l निकालनी है। तो l बराबर सूत्र होता है हमारा l बराबर अंडर रूट, ये h का मान बन गया h² प्लस r²। तो h का मान कितना है, 12 का वर्ग है, और प्लस r का मान 3.5 का वर्ग है। इसको हल करिए, 12 का वर्ग 144 और प्लस और 35 का वर्ग हो जाएगा 55 25 और 3 चौक 12, इसका यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ऐसे करके इन्हें जोड़ दीजिए। अब आप जब इसको जोड़ेंगे 4 2 6 हो जाएगा 5 और 0.25, तो इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो वर्ग है हमारा 125 का है, कितने का, 125 का है। तो इसको लिखेंगे 125 और 10 से पीछे 2 अंक का, तो यहाँ पे ये l का मान इतना सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब यहाँ पे लिखेंगे, सब कुछ पता हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे यानी ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो नई लाइन से लिख लीजिए आप, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें शंकु बना हुआ है, तो शंकु का बग पृष्ठ होता है पाई r l, अर्धगोले का बग पृष्ठ है अर्धगोले का, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का बग पृष्ठ होता है 2 पाई r²। ये अर्धगोले का बग पृष्ठ होता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, पाई r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे l प्लस 2r बचेगा। इस प्रकार मान लगा दीजिए, पाई का मान लगा दीजिए 22/7 और r का मान 3.5, इस प्रकार। फिर l का मान है 12.5 और प्लस 2 गुणा 3.5। इसको हल करिए तो इसको काट दो, 7 एकन 7, ये हो जाएगा 0.5 और 22 पंजे 110, ठीक है। देखो 7 पन्ना 35, तो 0.5 हो जाएगा हमारा, और 22 पंजे 110, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव इसका। अब ये हो जाएगा 12.5 और इसका जब गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70, 7.0 हो जाएगा। तो ये 11, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा जाके हमारा 19.5, ठीक, 12 7 19 गुणा करा दीजिए। तो 11 पन्ना 55 के 5 हासिल 5 और 11 नेम 99 और 11 नेम 99 में 5 जोड़ेंगे तो 104, 104 की 4 हासिल 10, 11 एकन 11, 11 और 10 21 और 10 से पीछे 1 अंक है। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर मैच कर लूँ एक बार, हाँ ठीक सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 25, उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 45 अंश बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, एक हमारा बहुमंजिल है यानी बहुत बड़ा मकान ऊंचा है, ठीक है, ये ऐसे करके, और ये बेटा है तल। ध्यान समझिएगा आप लोग, देखो एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचा भवन, एक हमारा 10 मीटर ऊंचा भवन है, यानी एक बड़ा भवन है, एक ऊंचा भवन और एक छोटा ऊंचा भवन है। तो यहाँ से देखा गया, यानी कि जो बहुमंजिल भवन है वो यहाँ से, यानी इसके शिखर को यहाँ से देखा गया, ये ठीक, जो इसका कोण बना हुआ है और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे
फिर इसको यहाँ से ऐसे करके मिला, क्योंकि ऊपर से देखा गया ना तो अबनमन कोण बनेगा, तो क्रमशः ये वाला कोण बना 30 अंश का, ठीक। यानी कि बहुमंजिले भवन के शिखर से इस छोटे भवन के शिखर को देखा गया तो कोण बना 30 अंश। फिर इसके आधार को देखा गया, तो जब इसके आधार को देखा गया तो कोण बना 45 अंश का। तो बेटा ये वाला कितने का, 30 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 45, तो ये 45 का हो जाएगा और ये वाला 30 का हो जाएगा। चित्र बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए A B C D E और ये हो जाएगा हमारा F। तो यहाँ पर हमें लिखना है माना, यहाँ पर लिखना है माना BD, माना BD क्या बहुमंजिल है, ठीक है। माना BD बहुमंजिली भवन है, भवन, ठीक है। तथा AF एक भवन है, ठीक है। AF एक भवन है, दोनों भवन है, ये काफ़ी ऊंचा और ये छोटा है, ठीक। देखो यहाँ से देखा गया, इस बहुमंजिल भवन से इस भवन के शिखर को देखा गया तो कोण बना 30 अंश का। फिर इसके यहाँ से फिर इसके आधार को देखा गया तो कोण बना 45 अंश का। तो हमें, और इसकी ऊंचाई कितनी बेटा, इसकी ऊंचाई 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, 10 मीटर। तो जब ये वाली 10 है तो ये कितनी होगी, ये भी 10 होगी, इसको 10 लिख लीजिए। और ये हमारी कितनी h है, तो इसको h कर लीजिए इस प्रकार, ठीक। ये वाली x कर लो और ये भी x कर लो। चलिए समझिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा लेंगे हम, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लो, तो ये वाला। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखना हमें समकोण त्रिभुज ECD में, अरे यार गलत कर दिया हमने, FCD में, ठीक है। FCD में तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30। तो ये लंब बटा आधार, इसका लंब h है और आधार x है, तो इसका मान 1/√3 लगा दीजिए, बराबर h बटा x। कैसे गुणा करिए, x का मान निकालना है, तो इसका इसमें कर दीजिए। जब इसका इसमें करेंगे तो x बराबर हो जाएगा √3h, इतना, ठीक है। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ABD में लेंगे। तो यहाँ पे लिखना है हमें समकोण त्रिभुज ABD में। तो बेटा ये tan 45 लंब बटा आधार यानी h बटा 10 प्लस x है। तो यहाँ पे लिखना है tan 45 बराबर h प्लस 10 बटा x, और x का मान है √3h। तो tan 45 का मान 1, h प्लस 10 इसका मान लगा दीजिए √3h। इस x का मान √3h है, कैसे गुणा करिए, इसका इसमें, तो √3h बराबर हो जाएगा h प्लस 10, h को ले आइए, √3h माइनस h बराबर 10। यहाँ से h कामन ले लीजिए, जब यहाँ से h कामन लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा और बराबर 10, इसका लगा देंगे भाग, तो h बराबर निकलेगा 10 बटा √3 माइनस 1। इसका परमेकड़ करेंगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 इस प्रकार। तो ये 10 √3 प्लस 1। अब प्यारे बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस, तो जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस होगा तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। थोड़ा आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा हमारा h बराबर 10 √3 प्लस 1। अब यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या लिखना हमें 3 माइनस 1। तो h बराबर हो जाएगा हमारा 10 √3 और प्लस 1 और बटा 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें 5 का अंदर गुणा कर दीजिए, इसमें 5 का अंदर गुणा कर दो, तो h बराबर हो जाएगा 5 √3 और प्लस 5। अरे भैया 5 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, इतना। अब इसके बाद बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कौन सी, देखो यही तो बेटा हमारा बहुमंजिल भवन है, ये वाला BD। तो लिखेंगे BD बराबर h प्लस 10। तो क्या लिखना हमें, BD बराबर h प्लस 10। h का मान कितना है
एच का मान ये रहा, तो √5, अरे यार 5√3 और +5, अरे भाई ये एच है तो एच का मान ये वाला लगा दिया हमने और +10। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5√3 और +15 इतना। अब यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो जब यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 और +5 15 3 मीटर। तो यही इसका आंसर आ गया, मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई निकली है 5 और कोष्ठक के अंदर √3 + 3, ये इसका आंसर आ गया। अब चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, 25 का अथवा कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। तो आपको यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। अब आ जाइए 25 का अथवा। अथवा में 2 हैं तो इसका फर्स्ट बता रहे हैं। तो क्या कह रहा है देखिए भाई, समझिए। भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो बेटा ये हमारी भूमि बन गई और ये बन गई चिमनी, तो उसका उन्नयन कोण कितना 60 अंश है। तो यहाँ पे बना लिया 60 अंश। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है, यानी ये वाली जो दूरी है वो 25 मीटर है। तो प्रश्न कह रहा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात एच कर लीजिए। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना BC एक चिमनी है। तो इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो लगा दीजिए tan 60। तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार h बटा 25। tan 60 का मान √3, तो h बटा 25, इसके नीचे 1, तो h बराबर हो जाएगा 25 √3 मीटर। आ गया समझ में? ठीक, जल्दी करिए। इसके बाद अगला देखिए। अब इसका दूसरा उसको देख लीजिए, 25 के अथवा का दूसरा। ये क्या करा देखिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो बेटा ये हमारी भूमि है और 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर ही पतंग उड़ रही है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है। चलो बना दे पतंग हम आपके लिए। ये हमारी पतंग उड़ रही, ठीक है, यहाँ पर ये। अब ये इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 60 मीटर है। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का उन्नयन कोण, डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये कोण बनेगा हमारा 60 अंश का, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो A, B और ये C, ठीक है। डोरी की लंबाई कर लो x। चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना BC पतंग की ऊंचाई तथा AC पतंग की डोर है। क्या है? डोर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो लगा दीजिए tan 60 लंब बटा आधार, ठीक है। सॉरी, माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर tan नहीं लगेगा। देखो कौन कौन सी भुजाएं पता है, साइन एंड लंब बटा कर्ण, साइन 60 लगेगा यहाँ पे, ठीक है। साइन 60 और साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब 60 और कर्ण है x, तो 60 बटा x। tan 60 का मान √3 बटा 2 और बराबर 60 बटा x। कैसे गुणा करिए, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा √3x और बराबर 120। √3 का भाग लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 120 बटा √3। अब ऊपर नीचे √3 गुणा कर दीजिए इस प्रकार। तो ये x बराबर निकलेगा 120 √3। फिर √3 का √3 में करेंगे तो बन जाएगा 3 और 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो x बराबर निकला 40 √3 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए बस, और हमें दीजिए विदा। आज के लिए इतना। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, फिर आपसे एक बार कहना चाहता हूँ जाते जाते, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।